सुप्रभात बच्चों, आज हम फिर आए हैं आप लोग के साथ विज्ञान की अध्याय को देखने के लिए या पढ़ने के लिए। तो कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 8 यानी कि किशोरावस्था की ओर, इस अध्याय को हम लोग आज देखेंगे। इसका उपपाठ में हम देखेंगे जनन अंगों में परिवर्तन, हार्मोन का रोल्स, और साथ में हम देखेंगे लिंग निर्धारण और लिंग हार्मोनों का काम। तो चलो बच्चों, देखते हैं इस उपपाठ को। तो बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो मेरा उपपाठ है उसमें हम देख रहे हैं कि जनन अंगों में परिपक्वता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यौवनारंभ में लड़कों के वृषण में शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाती है तथा लड़कियों के अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है और अंडाशय में अंडाणुओं का भी जो निर्माण की क्रिया जो है वो पूर्ण होने लगती है और साथ में अंडाणुओं का निर्मोचन भी होने लगते हैं। तो ये जनन अंगों में परिवर्तन आए। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि जनन अंग के अलावा हम देख रहे हैं कि बौद्धिक, मानसिक तथा संवेदनात्मक परिपक्वता भी आ रहा है। किशोरावस्था में पहले की अपेक्षा अधिक बौद्धिक विकास हो जाता है और इस दौरान सोचने का ढंग भी परिवर्तित होता है। सीखने की क्षमता भी सर्वाधिक होती है। ऐसे में हम देखते हैं कि कभी कभी किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति खुद को डालने का प्रयास करते रहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि अपना जो शरीर में परिवर्तन हो रहा है उसको उसके तरफ से या उसके अनुरूप अपने आप को जो है ढाल ले, या उसके खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, इसको वो अपने नया जो परिवर्तन है उसके साथ अनुकूलन करने का कोशिश में लगा रहता है। और इसमें हम देखते हैं कि इस दौरान ये स्वयं को असुरक्षित महसूस भी करता है, क्योंकि इस नए परिवर्तनों के साथ उसको अपने आप सहूलियत महसूस नहीं होता है और उसे अपने आप का जो परिचय है उसके साथ वो खुद लड़ता है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। जबकि असुरक्षा का कोई बात नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक है और शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं। ये हर मनुष्य में होता है। वो जो भी लड़का या लड़की है इसके लिए अनोखा नहीं है, क्योंकि प्रकृति में हर मनुष्यों में ये परिवर्तन आते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कुछ लैंगिक लक्षण भी बदलते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि गौण लैंगिक लक्षण जिसमें हम पा रहे हैं कि युवावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है। साथ में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। ये लक्षण जो कि लड़कों लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, इसे गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। अब ये गौण लैंगिक लक्षणों के कारण क्या है? कारण ढूंढने जाते हैं तो हम पाते हैं इसका मूल कारण जो है वो है हॉर्मोन्स के कारण ही ये परिवर्तन आ रहे हैं, यानी कि गौण लैंगिक लक्षण जो है वो प्रकट होने लग रहे हैं। ये हॉर्मोन्स के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये हार्मोन क्या है। हार्मोन के बारे में अगर हम लोग जानने का कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ हैं जिन ग्रंथियों के से
जो रासायनिक पदार्थ स्रावित होती है उसको जो जगह में पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने के लिए इसके पास कोई भी नलिका या कोई भी नहीं रहता है उपाय। तो ये क्या करता है, रक्त वाहिकाओं का इस्तेमाल करके अपना जो भी रासायनिक पदार्थ है उसको रक्त वाहिकाओं में वो डाल देते हैं और उस रक्त के साथ सहारे ये चलते जाती है या ये अपने जगह पे पहुंच जाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यौवनारंभ के साथ ही ब्रिसन जो है वो पौरुष हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रवन प्रारंभ कर देते हैं और इसी हार्मोन के चलते लड़कों के में लैंगिक लक्षणों में बदलाव आने लगते हैं और इसी तरह लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन स्रवन प्रारंभ होता है, जिसके चलते उसके शरीर में शारीरिक आकार में परिवर्तन आते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि सर्वप्रथम हार्मोन सिक्रेटिन का पता बेलिस एवं स्टार्लिंग ने 1902 में लगाया और इसकी अवधारणा को 1905 में स्पष्ट किया था। तो यहाँ हम इनके चित्र देख पा रहे हैं, अर्नस्ट स्टेलिंग और विलियम वेलिस। इन्होंने हार्मोन्स के बारे में पता लगाया और हार्मोन्स के गुणों के बारे में भी हमें बताया। तो हम देखते हैं कि इन हार्मोन्स का जो उत्पादन का नियंत्रण जो है वो कैसे हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो नियंत्रण है ये हार्मोन के द्वारा ही होता है, यानी कि हार्मोन्स कैसे स्रावित होंगे, कितना स्रावित होंगे, कम स्रावित होंगे कि ज़्यादा स्रावित होंगे, इसका नियंत्रण जो है वो भी हार्मोन्स के द्वारा होती है। लेकिन वो हार्मोन्स जो है वो कहाँ से स्रावित होते हैं, वो पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित किया जाता है। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये बाकी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है अपने हार्मोन्स के द्वारा। तो अब हम लोग देखते हैं जनन प्रक्रम में हार्मोन की भूमिका में हम सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पीयूष ग्रंथि जो है वो अनेक हार्मोन को स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन ब्रिसन में शुक्राणु और अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होने को नियंत्रित करता है, यानी कि ब्रिसन में शुक्राणु और अंडाशय में अंडाणु परिपक्व होने के लिए जो हार्मोन की ज़रूरत है वो हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि से, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से। और उसके बाद हम देख रहे हैं पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जो है वो जननांगों को पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है, यानी कि इस पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन स्रावित होता है। इन हार्मोन्स को रुधिर प्रवाह यानी कि रक्त प्रवाह में स्रावित किया जाता है, जिससे ये शरीर के विशिष्ट भाग यानी कि लक्ष्य स्थल तक पहुंचते हैं, क्योंकि लक्ष्य स्थल तक हार्मोन्स को पहुंचाने के लिए इन ग्रंथियों के पास कोई नलिका नहीं है, कोई वाहिनी नहीं है, तो इसलिए इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं हम लोग। अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जो भी रासायनिक पदार्थ है उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है कौन, ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब सवाल ये है कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत चलता रहता है या कभी समाप्त भी होता है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि मानव में जनन काल की अवधि, इस उपपाठ में हम लोग सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यौवनारंभ कब होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्यूबर्टी भी कहते हैं। यौवनारंभ जो है वो 10 से 12 वर्ष की आयु में लड़कियों में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं और ये सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। और इसमें जैसे यौवनारंभ होते हैं तो अंडाशय से अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं तथा
लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होते हैं। यानी कि 2 अंडाशय है, 1 महीने में एक अंडाशय से एक अंडाणु निर्मोचित होंगे तो दूसरा अंडाशय से नहीं होंगे। अगले महीने में दूसरे अंडाशय से निर्मोचित होंगे एक अंडाणु तो इस अंडाशय से नहीं होंगे। यानी हर महीने कोई एक अंडाशय से एक अंडाणु निर्मोचित होंगे। यानी कि हर महीने एक ही अंडाणु निर्मोचित होंगे। और इस अवधि में जैसे ही अंडाणु निर्मोचित होंगे उसके पहले से ही गर्भाशय की दीवार मोटी होना शुरू हो जाती है और मोटी हो जाती है, जिससे हम देख रहे हैं कि ये जो गर्भाशय में अंडाणु में अगर निषेचन हो जाता है तो जुग्मनज को ग्रहण कर सके और उसको वो जगह दे सके और गर्भधारण हो सके। इसीलिए गर्भाशय अपना तैयारी करता है, अपना दीवारों को वो मोटी बनाते रहता है। लेकिन जब निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवार जो है फिर टूट जाती है और रक्तस्राव के रूप में या ऋतुस्राव के रूप में शरीर से बाहर चली जाती है या गर्भाशय से बाहर निकल जाती है। तो इस समय हम बात करेंगे ऋतुस्राव की, यानी कि जिसे हम माहवारी कहते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अंडाशय का निषेचन अगर नहीं हो पाता है उस स्थिति में हम देख रहे हैं कि गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसका अंदरूनी परत जो है उसमें रुधिर वाहिकाओं की परत जो है वो टूटती है और जोनीद्वार से बाहर आ जाती है। किस स्थिति में? जब अंडाणु का निषेचन नहीं हो पा रहा है। और इसी रुधिर वाहिकाओं की परत के टूटने के चलते जो रुधिर स्राव की तरह निकलती है उसे हम कहते हैं माहवारी या ऋतुस्राव। ये लड़कियों में होती है यौवनारंभ से और इसका चक्र जो चलता है वो लगभग 28 से 30 दिन में फिर दोबारा होते हैं। इसे हम लोग मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल चक्र भी या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रजोदर्शन की। रजोदर्शन यानी कि यौवनारंभ में जो पहला ऋतुस्राव होता है उसे हम रजोदर्शन या मेनार्क कहते हैं। और ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र जो है वो यौवनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति तक चलते रहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ये ऋतुस्राव रुक जाता है और उस स्थिति को हम लोग कहते हैं रजोनिवृत्ति, जिसे हम मेनोपॉज भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यौवनारंभ में ऋतुस्राव शुरू होने की क्रिया को हम कह रहे हैं कि रजोदर्शन, और जब 45 या 50 साल की उम्र में ऋतु चक्र बंद हो जाते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ऋतुस्राव चक्र प्रारंभ में अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। यानी कि यौवनारंभ में जब रजोदर्शन हो रहा है उस समय ये ऋतुस्राव जो है कुछ अनियमित हो सकती है और इस अनियमितता को हम लोग उसका नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय का दीवार का मोटा होना एवं निषेचन ना होने की स्थिति में उसका टूट के उसका निर्मोचन होना या शरीर से निकल जाना, ये सब कुछ हार्मोन से नियंत्रित होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो जो जुग्मनज बनते हैं वो जुग्मनज जो है वो विभाजन करता है और गर्भाशय में विकसित होने के लिए स्थापित हो जाता है, जिस अवस्था को हम कहते हैं गर्भधारण। यानी कि जैसे यौवनारंभ हो रहा है तो लड़कियां गर्भ धारण करने के लिए योग्य बन जा रही है। ऋतुस्राव कब होगा? जब गर्भधारण नहीं होगी उस अवस्था में होगी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि लड़कियों में ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और
इस समय ऋतुस्राव चक्र को ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं 28 से 30 दिन के अंदर ये दोबारा आएंगे, इसलिए लड़कियों को इसके लिए तैयारी करके रखना चाहिए। इस समय इस्तेमाल किए जाने वाले पैड कपड़े कम से कम दिन में 2 बार बदलने चाहिए और इस्तेमाल किए गए पैड का निपटान भी अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि वो हमारे वातावरण को वो प्रदूषित ना करे। और इस सिलसिले में अगर हम लोग बात करते हैं पैड या कपड़े का सुरक्षित निपटान का, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसे कैसे किया जा सकता है। तो वर्ष 2013 में यूनिसेफ द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि झारखंड राज्य में 28% किशोरियाँ सैनिटरी पैड का उपयोग करती है, जिनमें 62% किशोरियाँ इसे ज़मीन में गाड़ देती है, जबकि 26% इसे खेतों, तालाबों और खुली जगह में फेंक देती है। इस तरह से उन्हें फेंकना बीमारियां फैलाती है और वातावरण को प्रदूषित करती है। इसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। तो क्या है ये कदम, वो हम लोग अब देख रहे हैं। इसके लिए हम देख रहे हैं कि विद्यालय में सैनिटरी पैड का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। उपयोग किए गए सैनिटरी पैड के उचित निपटान के लिए भस्मीकरण यंत्र या इंसिनरेटर की व्यवस्था भी की जा रही है। तो इस तरह से हम चित्र में देख पा रहे हैं कि इंसिनरेटर में हम इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड को हम जला दे रहे हैं या भस्मीकरण कर रहे हैं, ताकि ये वातावरण को प्रदूषित ना कर पाए। साधारण इंसिनरेटर में बालिका शौचालय से लगी व्यवस्था होती है। शौचालय के अंदर ही दीवार से खुला स्थान में इसे बनाया जाता है, जिसके बाहरी ओर से दीवारें खड़ी कर घेर दी जाती है और खुले स्थान के बाहरी ओर में जाली लगी होती है और अंदर के खुले स्थान से सैनिटरी पैड डाली जाती है, जो जाली में जमा होती है। जाली के नीचे खुले भाग से आग लगाने की व्यवस्था होती है और समय समय पर उपयोग के बाद इन्हें आग लगाकर भस्म किया जाता है। इस तरह से ये सैनिटरी पैड से हम निपटान कर लेंगे तो ये आसपास में हमें नहीं दिखेंगे, बीमारियां नहीं फैलाएगी और साथ में ये वातावरण को भी प्रदूषित नहीं करेंगी। तो इस सिलसिले में कुछ भ्रांतियां भी हैं। भ्रांतियां इस तरह का है कि सबसे पहला भ्रांति कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषेध है। ये एक भ्रांति है। तो साथ में हमें ये भी पता लगाना है कि क्या ये सही है कि स्त्रियों के जनन काल की अवधि में रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक ही होती है। हाँ, ये सही है कि स्त्रियों का जनन काल जो है वो रजो दर्शन से रजो निवृत्ति तक ही होती है। रजो निवृत्ति के बाद स्त्रियां जो है गर्भधारण करने की क्षमता जो है उसकी खो जाती है, नहीं रहती है और वो गर्भधारण उसके बाद नहीं होते। ठीक उसी तरीके से रजो दर्शन के पहले वो गर्भधारण नहीं होते हैं, लेकिन रजो दर्शन के बाद से गर्भधारण की योग्य बन जाती है। गर्भधारण की जो होने का काफ़ी उसमें रहता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं संतति का लिंग निर्धारण, लड़की अथवा लड़का। तो कैसे ये लिंग निर्धारण होगा, संतति जो है वो उसका लिंग कैसा होगा। तो हम देख रहे हैं कि निषेचित अंडाणु अथवा जुग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु का लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यानी कि जुग्मनज में हमें ये रहता है कि जुग्मनज में जो गुणसूत्र है वो गुणसूत्र में ये संदेश रहता है कि इस जुग्मनज से पनपने वाले जो भ्रूण होंगे या जो शिशु होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा। तो हमने गुणसूत्र के बारे में तो पढ़ा है। हम जानते हैं कि प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं गुणसूत्र और सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46।
इनमें से 22 जोड़े कायिक गुणसूत्र होते हैं जिसे हम लोग ऑटोजोम भी कहते हैं, और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं जिसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ये एक जोड़ी गुणसूत्र या तो Y या X या X एवं X या XY हो सकते हैं। यानी कि गुणसूत्र जो है वो अगर मादा में है तो वो XX होंगे और अगर नर है तो उसमें XY होंगे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है ये लिंग निर्धारण। तो सबसे पहले हम यहाँ इस चित्र को देखेंगे और उसको समझेंगे। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि कैसे एक पिता के पास जो लिंग गुणसूत्र है, पिता के पास जो लिंग गुणसूत्र है वो क्या है, X और Y, यानी कि XY जो है वो नर में होता है या लड़कों में होता है, और माता के पास है लिंग गुणसूत्र XX। जब ये युग्मक बनाते हैं तो पिता का X क्रोमोसोम और माता से X क्रोमोसोम अगर दोनों मिलते हैं तो हो जाएगी पुत्री। ठीक उसी तरह से पिता का X क्रोमोसोम और माता का दूसरा X क्रोमोसोम मिलते हैं तब भी हो जाएगी, होने जो भ्रूण या जो शिशु जन्म लेंगे वो होंगे पुत्री। अब पिता का Y क्रोमोसोम और माता का पहला X क्रोमोसोम मिलेंगे तो वो हो जाएगा पुत्र। ठीक उसी से पिता का Y क्रोमोसोम और माता का दूसरा X क्रोमोसोम मिलेंगे तो वो भी हो जाएगा पुत्र। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मानव शिशु में लिंग निर्धारण या कि होने वाला शिशु या जन्म भूमिष्ठ होने वाला या जन्म लेने वाला जो शिशु है वो नर होगा कि मादा होगा, या लड़की होगी कि लड़का होगा, ये कैसे निर्धारण हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र है दोनों ही X है, यानी कि दोनों समान है, जबकि पुरुषों के पास जो है लिंग गुणसूत्र दो तरह के हैं, यानी कि X और Y। तो इस तरह से जब शुक्राणुओं का संलयन हो रहा है निषेचन के समय तो एक जोड़ी गुणसूत्र बन रहा है अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से, और इस एक जोड़ी में अगर X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु में तो मादा के पास दोनों ही X है तो उसके पास कोई भी अंडाणु रहेगा उसके दोनों अंडाणु में X गुणसूत्र रहेंगे। अब X गुणसूत्र वाला शुक्राणु के पास, लेकिन शुक्राणु जो है वो अर्ध गुणसूत्र होंगे और उसके जो XY गुणसूत्र थे तो किसी किसी शुक्राणु में X गुणसूत्र चले गए, किसी में Y चले गए। तो X गुणसूत्र वाला शुक्राणु जब अंडाणु को निषेचित करता है तो जुग्मनज में दो गुणसूत्र XX मिलकर मादा शिशु के रूप में विकसित होता है, और जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो जो भ्रूण है उसमें XY गुणसूत्र आ जाते हैं, Y पिता से और X जो है माता से। इस तरह से अगर भ्रूण में XY या जुग्मनज में XY गुणसूत्र का बना जोड़ी तब उस जुग्मनज से बनने वाला शिशु जो है वो क्या होगा, नर शिशु। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लिंग निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार कौन रहता है। लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार रहता है पिता का गुणसूत्र, क्योंकि माता के पास तो दोनों गुणसूत्र में दोनों गुणसूत्र एक ही है। उसके अंडाणु में सारे के सारे अंडाणु में X गुणसूत्र ही रहते हैं, लेकिन पिता के शुक्राणुओं में किसी में X किसी में Y रहता है, जो निर्धारित करता है कि निषेचन के बाद कौन सा गुणसूत्र वाला शुक्राणु जो है निषेचन किया और जिसके चलते जुग्मनज कौन से बने और उससे बनने वाले भ्रूण या शिशु जो है उसके पास किस तरह का लिंग गुणसूत्र है, XX है कि XY है। इसलिए हम लोग ये धारणा करते हैं, कभी कभी पुराने ज़माने में भी ये धारणा था कि बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए माँ जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। ये पूर्णतः निराधार है, क्योंकि माँ के चलते लिंग निर्धारण नहीं होता है, पिता के गुणसूत्र के चलते ही लिंग निर्धारण होते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि शरीर में
लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन क्या क्या है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, वृषण, अंडाशय। इसके अलावा हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल जैसी कुछ अंतस्रावी ग्रंथियां हैं और जो वो अलग अलग कार्य को नियंत्रित करती है। तो हम लोग इस चित्र में देख पा रहे हैं अलग अलग अंतस्रावी ग्रंथियों का कहाँ कहाँ ये स्थित है हमारे शरीर में, उसको हम लोग देख पा रहे हैं। जैसा कि हम पा रहे हैं कि हमारे मस्तिष्क के अंदर पीयूष ग्रंथि रहते हैं, हमारे गले के पास हमारे ध्वनि यंत्र के दोनों तरफ हम देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि रहते हैं, और इसके बाद हम देख रहे हैं हमारे वृक्क के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि है, और हमारे अग्नाशय यानी कि हमारे इसके पास लीवर के पास यानी कि हमारे जहाँ पे हमारा पाचन थैली या आमाशय है, आमाशय के ठीक नीचे हम पाते हैं अग्नाशय नामक का ग्रंथि है, और उस अग्नाशय से हम पाचक रस भी पाते हैं और हार्मोन भी पाते हैं, जैसा कि इंसुलिन एक उसमें प्रमुख हार्मोन है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अंडाशय, तो इस तरह से शरीर में अंडाशय यहाँ है, और ठीक उसी तरह से नर में वृषण में रहता है हमारा, जिससे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्सर्ग करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग अंतस्रावी ग्रंथियों का कहाँ कहाँ वो स्थित है हमारे शरीर में। अब हम लोग देख रहे हैं कि किस ग्रंथि का क्या काम है। तो हम लोग सबसे पहले सुने कि रमेश और मैम क्या बात कर रहे हैं। कि रमेश कह रहा है कि मैम मेरे चाचा जी का गला बहुत फूला और उभरा हुआ है, क्या वो कोई रोग है? तो मैम कहती हाँ, तुम्हारे चाचा जी को गॉइटर यानी कि घेंघा व्याधि है, और घेंघा व्याधि से वो ग्रस्त है, ये थायराइड ग्रंथि का रोग है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि चाचा जी की थायराइड ग्रंथि से क्या हो रहा था? थायराइड ग्रंथि से पर्याप्त मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, तो इसके चलते ग्रंथि जो है फूल गई। क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि को बार बार ये कह रहा है कि तुम ज़्यादा थायरॉक्सिन का उत्पादन करो, लेकिन वो उत्पादन नहीं कर पा रहा है, तो इसके चलते थायराइड ग्रंथि जो है वो फूलने लगती है और गले के पास एक बड़ा सा आकार दिखने लगता है, जिसे हम लोग घेंघा रोग या क्वाइटर कहते हैं। तो मैम से राधिका भी कुछ पूछ रही है। मैम से राधिका पूछ रही है कि मैम, नाना जी को मैंने ये कहते सुना है कि उन्हें मधुमेह रोग है, ये रोग किस प्रकार होता है? तो मैम कहते हैं कि राधिका, ये भी एक हार्मोन से संबंधित रोग है। जब अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन का उत्पाद पर्याप्त मात्रा में नहीं कर होती है, तो व्यक्ति जो है मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि इंसुलिन के चलते, इंसुलिन हार्मोन की कमी के चलते हमें मधुमेह रोग हो रही है, यानी रक्त में शर्करा का मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रखता है, लेकिन जब इंसुलिन की कमी होती है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है, और जिसके चलते इस एक व्याधि होती है। इसी व्याधि का नाम है मधुमेह या ब्लड शुगर। तो इस तरह से हम लोग देखें। अब हम देखेंगे कि हमें ये भी अनुभव होगा कि जब कभी हमारे अभिभावक या आपके अभिभावक आपको किसी कारणवश डांटते हैं, तो आप में गुस्से की भावना आती है, परंतु थोड़ी देर बाद ही गुस्सा शांत भी हो जाता है। परीक्षा के समय आप अपने आप को चिंतित महसूस करते हैं तथा परीक्षा खत्म होते ही आप बहुत हल्का महसूस करते हैं। क्या ये सब परिस्थितियाँ भी किसी हार्मोन द्वारा प्रभावित होती है? हाँ, ये जो हमें चिंतित होना और परेशान होना, ये भी कुछ ना कुछ हार्मोन से हमें नियंत्रित होते हैं हम। तो ऐसे एक हार्मोन का नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो अगर ज़्यादा
होते हैं तो हम देख रहे हैं वो क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। तो ये हार्मोन जो है ये हमारे जब हम उत्तेजित रहते हैं उस उत्तेजित अवस्था की संयोजना का काम करने वाले कौन है? एड्रिनलिन। ठीक उसी तरह से हम देख रहे हैं कि थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रवण करती है। यानी कि थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि बाकी ग्रंथियों की तरह ही पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है। पीयूष ग्रंथि से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, अलग अलग अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं और उन हार्मोन के द्वारा पीयूष ग्रंथि संदेश भेजता है हर अंतःस्रावी ग्रंथि को कि उस ग्रंथि को ज़्यादा हार्मोन स्रावित करना है कि कम हार्मोन स्रावित करना है। इसके अलावा हम देख रहे हैं पीयूष ग्रंथि जो एक वृद्धि हार्मोन का भी स्रवण करती है, जो व्यक्ति के साधारण वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, जिसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। तो बच्चों, आज का हम लोग का पाठ यहीं तक था। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। मिलते हैं अगले उपपाठ में।